हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल का प्रॉब्लम देखा क्या आपने? बीआरएस का काफ़ी अच्छा वाला प्रॉब्लम था। लगभग 41 मिनट्स वी हैव डिस्कस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स वेर देयर। उसमें अलग अलग पॉइंट्स थे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है। चालू किया था नॉर्मल बैलेंस से, पहुंच गए थे ओवरड्राफ्ट बैलेंस के अंदर। फिर वो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का मतलब क्या, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब क्या, और उसके अलावा कुछ तो एक पॉइंट था, अगर याद रहेगा तो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का एक प्रॉब्लम आया था। और लास्ट पॉइंट था कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया था और डिसऑनर हो गया रहेगा तो क्या कंसिडर करने का। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स कल हमने कंसिडर किए थे। अभी आज का प्रॉब्लम थोड़ा सा उसी तरीके का प्रॉब्लम है, कुछ नए नए पॉइंट्स उसके अंदर आए हुए हैं। चलो फिर लेट स्टार्ट। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है। द कैश बुक ऑफ पंकज, मतलब अपने को क्या बोलना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज shows a credit balance of rupees 32,490 in the bank column on 30th September 2018. On 30th September 2018 मतलब मैं कह सकता हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2018. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2018. प्रिपेयर दी बीआरएस एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। अभी सबसे पहले अपने को सोचना पड़ेगा कि बैलेंस कहाँ पे लिखने का है। आपको याद है ना फॉर्मेट कैसा है, पहला 15 से 16 लाइन फॉर द पर्पज ऑफ बीआरएस का फॉर्मेट, और उसके नीचे का जो भी कुछ पेज बचा हुआ है दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में क्या करते हैं हम लोग, पेज को फोल्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कैश बुक, राइट हैंड साइड इज पासबुक। फिर कैश बुक के अंदर भी दो कॉलम कंसिडर करते हैं, रिसीट, डिपॉजिट, पेमेंट, विड्रॉवल। और पासबुक के अंदर एक्जैक्टली उल्टा होता है क्योंकि पासबुक इज अ मिरर इमेज ऑफ द कैश बुक। तो वहाँ पे रहेगा डेबिट में पेमेंट विड्रॉवल और क्रेडिट में रिसीट डिपॉजिट। ये बेसिक फॉर्मेट अपना हो जाता है। तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और फिर वीडियो पॉज किया हुआ रहेगा तो उसको फिर से रिज्यूम कर दीजिए और मेरे साथ सॉल्व करने को आइए। चलो फिर अब देखना पड़ेगा कि वो जो बैलेंस अपने को दिया हुआ है वो हमारे वर्किंग नोट में कहाँ पे लिखना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज टेलिंग यू द कैश बुक ऑफ पंकज, मतलब द बैलेंस इज एज पर कैश बुक, शोज अ क्रेडिट बैलेंस। अभी जरा गड़बड़ हो गई। They have not used the word debit balance, they have not used the word balance, but they have used the word credit balance. तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको क्या सिखाया है, एक रहता है कैश बुक और एक रहता है पासबुक। और मैं कैश बुक के बारे में क्या बोला है, उसका बैलेंस कहाँ पे रह सकता है, एक तो डेबिट बैलेंस रह सकता है, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस रह सकता है। और पासबुक में भी एक तो डेबिट बैलेंस रह सकता है, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस रह सकता है। फिर मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू नॉर्मल बैलेंस, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव बैलेंस। और पासबुक सॉरी कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर निगेटिव बैलेंस। और पासबुक मिरर इमेज है, मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर निगेटिव बैलेंस। और अगर पासबुक में क्रेडिट साइड रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो वो बन जाएगा मिरर इमेज की वजह से नॉर्मल बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस। ये सब हमने पिछले दो प्रॉब्लम में भी किया था, फिर से बार लिख के दिया है। कैश बुक डेबिट मतलब नॉर्मल पॉजिटिव, कैश बुक क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट या फिर निगेटिव। पासबुक मिरर इमेज है, एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा जैसा कैश बुक में उसका उल्टा, मतलब पासबुक में डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव और पासबुक में क्रेडिट मतलब नॉर्मल मतलब पॉजिटिव। दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। अभी इसको यूज करते हुए प्रॉब्लम के पास जाओ। प्रॉब्लम क्या बोलता है, कैश बुक ऑफ पंकज, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दीज रूल्स बट वी आर गोइंग टू कंसिडर दीज रूल्स। लेकिन यहाँ पे भी दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, एक तो डेबिट रह सकता है, नहीं तो क्रेडिट रह सकता है। और प्रॉब्लम बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट या फिर निगेटिव बैलेंस। तो ये अपना पहला प्रॉब्लम है जहां पे हम लोग निगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम पहला प्रॉब्लम मैंने किया था वहां पे हम लोग पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किए थे और पॉजिटिव बैलेंस में ही खत्म हुए थे। फिर सेकंड प्रॉब्लम किया था, उसके अंदर पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट हुए थे लेकिन निगेटिव बैलेंस में खत्म हुए थे। अब हम लोग निगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करने वाले हैं और वो निगेटिव बैलेंस किसके हिसाब से रहेगा, कैश बुक के हिसाब से रहेगा। सो प्लीज राइट इट प्रॉपरली, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है, तो लिखने के टाइम क्या बोलना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आई रिपीट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यहाँ पे बैंक बैलेंस लिखने का नहीं, यहाँ पे क्या लिखने का, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखने का है। ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, उसका अमाउंट कितना है 32,490,
और यहाँ पे लिख दिया 32,490 इन द आउटर कॉलम। फिर भाग भाग के नीचे चला गया वर्किंग नोट के अंदर, और वर्किंग नोट में कैश बुक पासबुक दोनों बना के रखा था। रिसीट डिपॉजिट, पेमेंट विड्रॉल रिसीट डिपॉजिट। चलो आपके लिए फिर से एक बार रूल बता के सॉल्व करता हूँ। पहले से लिखा हुआ है उसको हटा देता हूँ। हमारा रूल क्या है कि पहले बैलेंस लिखो, और क्या बोला है, कैश बुक का मतलब इधर जाने का है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, मतलब यहाँ पे जाने का है, और नाम क्या रखना पड़ेगा उसका, ओवरड्राफ्ट। अमाउंट कितना है 32,490। नेक्स्ट, फिर जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, एक साइड माइनस तो दूसरा साइड प्लस, कैश बुक माइनस तो पासबुक प्लस, और पासबुक प्लस तो कैश बुक माइनस, और पासबुक का एक साइड प्लस और दूसरा साइड माइनस। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। एक बार अभी अपना रेडी हो गया, अभी इसके आगे अपने को मालूम है कि अपना प्रॉब्लम हमेशा परफेक्टली टैली होने वाला है। सिर्फ इंग्लिश ठीक से पढ़ना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन को समझ के लेना पड़ेगा। उतना करेंगे तो किसी भी हालत में आपका गलती होने का चांस ही नहीं है। सिर्फ रूल याद रखो, जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, तो बैलेंस बराबर लिखने को आना चाहिए। कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, तो पासबुक को हाथ ही नहीं लगाया, कैश बुक के पास गया, उधर लिखा क्रेडिट साइड में ओवरड्राफ्ट, फिर जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस साइन, अपोजिट साइड प्लस साइन, और कैश बुक के बराबर मिरर इमेज मतलब पासबुक बनाने वाले हैं। सिंपल पॉइंट्स। ओके, तो ये लिख के हो गया। लेट अस नाउ गो अहेड। सर इसका मतलब क्या है, लेकिन आप जो बोलते हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसका मतलब क्या है? मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा हमने डिपॉजिट किया था उसके मुकाबले हमने ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है। इसका मतलब अभी हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बैंक का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। हमने अभी बैंक को पैसा वापस देने का बाकी है, मतलब बैंक हमारे लिए लायबिलिटी है, बैंक हमारे लिए अभी एसेट नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग पैसा देने का बाकी ऐसा हम बोल रहे हैं बैंक को। ओके, लेट अस नाउ कंसिडर द फर्स्ट सिचुएशन। 3 checks of rupees 8,200 plus 11,360 plus 16,440 were deposited into the bank. Deposited into मतलब deposit. 3 checks of rupees 8,200, 11,360 and 16,440 were deposited into the bank, but only a check of rupees 11,360 was credited by the bank before 30th September 2018. मतलब हमने बैंक में एक चेक दिया, दूसरा चेक दिया, तीसरा चेक दिया। बैंक का मैनेजर क्या करेगा, वो सब चेक का पहले ठप्पा मार के अपने को पेन स्लिप वापस दे देगा। अपना अकाउंटेंट के पास पेन स्लिप आएगा, अकाउंटेंट कैश में तीनों चेक का एंट्री कर देगा। 8,200 का भी एंट्री करेगा, 11,360 का भी एंट्री करेगा, और 16,440 का भी एंट्री करेगा। बोलेगा बैंक इज द रिसीवर एंड द कैश हैज गॉन आउट और द चेक्स आर डिपॉजिटेड। तो उसके हिसाब से अपने कैश बुक में 8,200, 11,360 और 16,440 तीनों चेक का डिपॉजिट करके एंट्री दिखेगा। फिर बैंक मैनेजर क्या करेगा, उसके पास वो चेक आया हुआ है, वो सभी चेक का वो क्या करेगा, मस्त से स्कैनिंग करेगा, हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग करेगा। फिर वो हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग को बोलते हैं ट्रंकेशन। वो किधर जाएगा, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा। आरबीआई का क्लियरिंग हाउस में क्या रहेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा। वो फटाफट से अलग अलग जो भी कुछ बैंक है उधर वो चेक का कॉपी भेज देगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो रहेगा वो भेज देगा। वो मैनेजर वहाँ पर चेक करेगा, बैलेंस बराबर है क्या, अकाउंट में पैसा है क्या, डेट्स बराबर है क्या, सिग्नेचर मैच होता है क्या, वगैरह वगैरह। फिर वो आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बता देगा हाँ पैसा है ले लो। फिर आरबीआई का क्लियरिंग हाउस अपने बैंक को बताएगा, अपने मतलब किसके, पंकज के बैंक को बताएगा कि हाँ पंकज के अकाउंट में पैसा डाल दो। तो ये जो पूरा सिस्टम है, पंकज के बैंक मैनेजर ने उसका स्कैन्ड कॉपी बना के आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को भेज के, आरबीआई के क्लियरिंग हाउस ने सामने वाले पार्टी के बैंक अकाउंट में भेज के, उधर के बैंक मैनेजर ने सब चेकिंग करके वेरिफिकेशन करके पैसा आरबीआई के क्लियरिंग हाउस को बता देने का कि ले लो करके, और आरबीआई का क्लियरिंग हाउस पंकज के बैंक को बताएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है भले ही ऑटोमेटेड रहेगा तो भी इस प्रोसेस को कम से कम 3 दिन लग सकता है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया शायद कि 3 अलग अलग चेक था, 8,200, 11,360 और 16,440। ये तीनों चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया, बट उसमें से एक ही चेक 11,360 का जो चेक है उसका ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया है। बाकी के 2 चेक का प्रोसेस अभी तक क्लियर होने का बाकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेक डिसऑनर हो गए हैं, वो चेक शायद क्लियर हो भी जाएंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद में क्लियर हो जाएंगे। मे बी देल गेट क्लियर ऑन से 1 अक्टूबर और मे बी 2 अक्टूबर। लेकिन हम तो बीआरएस कब बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस ऑन 30 सितंबर। तो एज ऑन 30 सितंबर हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से डिपॉजिट कितना हुआ, 8,200 प्लस 11,360 प्लस 16,440, तीनों का टोटलिंग करो। मैं मदद नहीं करूंगा, आपको खुद को टोटलिंग करने का है। 8,200 प्लस 11,360 प्लस 16,440, तीनों का टोटलिंग मैंने कर दिया है 36,000 और कैश बुक में एंट्री कर दिया है, क्योंकि हमने डिपॉजिट किया है तो कैश बुक को पता चल गया है कि कितना डिपॉजिट किया है। फिर वो घूम फिर के पैसा आएगा तो अपने बैंक मैनेजर साहब क्या बोलेंगे, हाँ आया है पैसा रिसीट में, लेकिन कितना आया 11,360। तो कैश बुक बोलता है 36,000, पासबुक बोलता है 11,360। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट अमाउंट, सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, तो क्या बोलना पड़ेगा, विच एवर इज मिनिमम डिडक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो 11,360 और 36,000 में छोटा कौन है, 11,360 छोटा है, तो इधर से भी 11,360 माइनस किया, उधर से भी 11,360 माइनस किया, दोनों में से 11,360 माइनस किया, तो इधर तो जीरो बच गया, मतलब कुछ भी अभी माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को 24,640 रुपया माइनस करना पड़ेगा। सर ये टेक्निक तो समझ में आ गया कि विच एवर इज मिनिमम डिडक्ट फ्रॉम बोथ द साइड से ऊपर माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर प्लस साइन आ चुका है, तो 24,640 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सर अभी ये तो बताओ लॉजिक के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से प्लस करना पड़ेगा 24,640, बट लॉजिक के हिसाब से क्या है, देखो भैया हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हमारा ओवरड्राफ्ट है, किसके हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक बोलता है कि ओवरड्राफ्ट है, मतलब हमने बैंक को पैसा देने का बाकी है, और पासबुक क्या बोलता है अपने को पता नहीं, उसके बाद अपने को जाने का है। और बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया, 36,000 डिपॉजिट किया। अगर हम डिपॉजिट करेंगे पैसा तो हमारा जो लायबिलिटी था, हमने बैंक को पैसा देने का बाकी था ना, ओवरड्राफ्ट बोला है हमने, ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा देने का बाकी है, तो हमारा जो लायबिलिटी था, अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का लायबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। सो कैश बुक के हिसाब से हमने ओवरड्राफ्ट वाले अकाउंट में 36,000 रुपए के चेक डिपॉजिट कर दिए हैं, मतलब शायद हमारा ओवरड्राफ्ट अभी काफी कम हो गया है। लेकिन पासबुक क्या बोलता है, तूने दिया रहेगा चेक शायद, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 11,360 का ही चेक आया हुआ है, तो तुम बोलोगे 36,000 चला गया है मेरे पास से बैंक के पास, मतलब बैंक का लायबिलिटी अभी कम हो गया है क्योंकि मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक का लायबिलिटी 36,000 से कम हो गया, ऐसा तुम बोलोगे। बैंक बोलोगे हाँ कम तो हो गया, लेकिन 11,360 से ही कम हो गया, मतलब बैंक का लायबिलिटी अभी भी ज्यादा है बैंक के हिसाब से, और हमारे हिसाब से काफी कम हो चुका है। We have already accepted that overdraft has gone down by 36,000. Bank is saying no, it is going down only by rupees 11,360. तो we are in the cash book. Want to go to passbook. तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट अभी भी ज्यादा है शायद, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर स्पेसिफाइंग हियर कि जो तुम्हारा 24,640 है वो ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? हम लोग ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, लायबिलिटी है। पासबुक का कितना बैलेंस अपने को पता ही नहीं है। जब हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब हमने बैंक को पैसा देने का बाकी है, और हमने डिपॉजिट किया मतलब हमने बैंक को पैसा दिया तो लायबिलिटी कम हो गया। ऐसा कौन बोल रहा है, कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से कितना रुपया डिपॉजिट हो गया, 36,000। कितना लायबिलिटी कम हो गया, 36,000। और पासबुक के हिसाब से कितना लायबिलिटी कम हो गया, सिर्फ 11,360। मतलब पासबुक बोलता नहीं लायबिलिटी ज़्यादा है और हम बोलते लायबिलिटी कम है। तो हम लोग अभी है कैश बुक में, जाने का है पासबुक में, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। नहीं तो सिंपल, सर मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता, तो टेक्निक मैंने दिया ही है, जो साइड बैलेंस वो साइड माइनस कर दो, बराबर से 24,640 ऊपर ऐड करने का है, काम खत्म हो गया। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जिसको लॉजिक अच्छा लगता है उसके लिए लॉजिक है, जिसको टेक्निक अच्छा लगता है उसके लिए टेक्निक है। मैं आपके साथ हर जगह पे हूँ, आपको मैं चार्टर्ड अकाउंट बना के ही छोड़ूंगा। ओके चलो जी, फटाफट से आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? अगला पॉइंट है चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड बिफोर 30th September 2018 वेयर रुपीज़ 93,000। ये आगे गलती से जीरो एक्स्ट्रा आ गया। तो चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड बिफोर 30th September 2018 वॉज रुपीज़ 93,000। चेक्स इशूड, बाबा लोग इशूड, इशू करता है मतलब किसको पता चलता है? ऑब्वियसली कैश बुक को पहले पता चलता है कि मैंने इशू किया हुआ है, मतलब पहले एंट्री कौन करेगा, पहले एंट्री खुद अकाउंटेंट कर देगा। तो कैश बुक में पेमेंट साइड में ऑलरेडी 93,000 रुपीज़ का एंट्री करके हो गया है, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में हमने तो दिए, फिर जिसको जिसको दिए है उन्होंने क्या करना पड़ेगा, उनका खुद का पे स्लिप भरना पड़ेगा और उनके खुद के बैंक के पास देना पड़ेगा। फिर उनका बैंक क्या करेगा, आरबीआई का क्लियरिंग हाउस, वो ट्रंकेशन वंकेशन का बड़ा वाला सिस्टम, फिर अपने बैंक मैनेजर के पास आएगा। उसके बाद में अपना मैनेजर को पता चलेगा कि चेक का पेमेंट करने का है, फिर वो पासबुक में एंट्री करेगा। अब वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, मतलब अपने बैंक मैनेजर को कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसको अभी तक पता भी नहीं चला कि हमने चेक दिए हुए हैं, तो वो पासबुक में एंट्री करने का सवाल ही नहीं है। तो 93,000 का एंट्री कैश बुक में पेमेंट साइड में आ चुका है, बट पासबुक में पेमेंट साइड में आया हुआ नहीं है, मतलब अपने को माइनस करना पड़ेगा। टेक्निक बता दिया। अब लॉजिक, मैंने चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब बैंक में पैसा आएगा कि बैंक से पैसा निकल जाएगा? अभी निकल जाएगा, क्योंकि मैं बैंक में से चेक इशू कर रहा हूँ, बैंक को ऑर्डर दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में से 93,000 रुपीज़ अलग अलग लोगों को दे दो। तो मैंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे अकाउंट से पैसा निकालो और 93,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस और भी कम हो गया है। बैलेंस कम हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेरा ओवरड्राफ्ट और भी बढ़ गया है। ऑलरेडी मेरा ओवरड्राफ्ट था और ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया,
तो मतलब मेरा ऑलरेडी लायबिलिटी था और मेरा लायबिलिटी और भी बढ़ गया क्योंकि मैंने बैंक का पैसा एक्स्ट्रा वाला 93,000 एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया है। तो अब मुझे बैंक को बाद में 93,000 भी भर के देना पड़ेगा क्योंकि बैंक में पैसा नहीं था, फिर भी मैंने 93,000 का चेक दिया है। बैंक मैनेजर ऑनर करेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे बाद में बैंक मैनेजर को पैसा देना पड़ेगा। तो मेरा लायबिलिटी बढ़ गया है, ऐसा कौन बोल रहा है? कैश बुक। लेकिन पासबुक बोलते हैं अरे मेरे पास अभी तक ये चेक आया ही नहीं, वो लोगों ने डिपॉजिट नहीं किए। अगर वो डिपॉजिट ही नहीं किए रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक मैनेजर ने पेमेंट ही नहीं किया है, मतलब अभी तक पासबुक के हिसाब से अपना ओवरड्राफ्ट हिला भी नहीं है, उसको धक्का ही नहीं लगा है। सो पासबुक के हिसाब से जितना बैलेंस है उतना ही बैलेंस रह गया है, वेरस कैशबुक के हिसाब से जितना ओवरड्राफ्ट था और बढ़ गया है। सो ओवरड्राफ्ट किसका ज़्यादा है? पासबुक का। और कैशबुक बोलते हैं मेरे पास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम बोलेंगे ज़्यादा ओवरड्राफ्ट अपने को कम के पास जाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस। सो 93,000 रुपीज विल हैव टू बी डिडक्टेड। क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेकबुक ₹250 एंड SMS अलर्ट्स ₹170 वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। ये दोनों चीज़ें सिर्फ पासबुक में डेबिट, अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सब दे दिया उन्होंने, डेबिटेड किया है, पासबुक में गया तो पासबुक में चला गया, उधर जाके लिख दिया चेकबुक चार्जेस 250, SMS अलर्ट्स 170, दोनों लिख दिया। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों ऐड करना पड़ेगा? भाई टेक्निक है भैया, ऊपर प्लस साइन लिखा हुआ है तो ऐड कर दो। नहीं सर मुझे उसका लॉजिक बताओ। ठीक है, कैश बुक चुप बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि SMS अलर्ट्स का चार्जेस बैंक ने लगा दिया, उसको पता ही नहीं है बैंक ने चेकबुक चार्जेस भी लगा दिया है। सो कैशबुक ने एंट्री किया ही नहीं है, मतलब कैशबुक के हिसाब से जो ओवरड्राफ्ट है वो उतना ही है, उसमें कुछ हिल नहीं रहा है अभी तक वो। बट पासबुक ने क्या कर दिया? वो पेमेंट हो गया ऐसा करके बोल दिया। पेमेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? वो जो ओवरड्राफ्ट है वो बढ़ जाएगा पासबुक का, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, फिर पासबुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। अगर पासबुक में बैलेंस रहेगा तो कम हो जाएगा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट रहेगा तो बढ़ जाएगा। हम लोग ओवरड्राफ्ट लेके बैठे हुए हैं। मैं बोलूँगा हमारा ओवरड्राफ्ट है। 2 मिनट के लिए ऐसे सोचो, अगर पासबुक का भी ओवरड्राफ्ट रहता था तो फिर वो ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया रहता था, क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसा न होने के बावजूद बैंक ने अभी उसमें से और 250 एंड 170 निकाल दिया है। मतलब वो 250 भी बाद में बैंक को भरने का है और वो 170 भी बाद में बैंक को भरने का है, दोनों पैसा बाद में भरने का है, तो अपना लायबिलिटी बढ़ गया है, मतलब अपने को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? मिस्टर श्रेयांस ट्रांसफर्ड ₹123,200। हम कौन है? हम खुद पंकज है, और ये कौन है? ये मिस्टर श्रेयांस है। मतलब ये हमारी बात नहीं चालू है, हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है। किसने ट्रांसफ़र किया है? श्रेयांस ने ट्रांसफ़र किया है। कितना ट्रांसफ़र किया है? 1,23,200 थ्रू NEFT, बट वॉज रॉन्गली डेबिटेड विथ ₹12,320 इन आवर कैश बुक। सोचना पड़ेगा क्या हुआ है। हम पंकज है, हमारा बैंक अकाउंट है, उसमें हमारा ओवरड्राफ्ट चालू है मस्त से, और एक हमारा कोई कस्टमर है जिसका नाम श्रेयांस है, उसको हमने गुड्स बेचे हुए हैं, उसको हमने बिल भेजा हुआ है कि भैया इतना पेमेंट कर दो। श्रेयांस ने बोला सर मैं कैश नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बड़ा अमाउंट है, मैं चेक भी नहीं देता हूँ, मैं आपके बैंक अकाउंट में NEFT से डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, मतलब मेरा काम बच गया, क्योंकि तू चेक देगा, फिर मैं चेक उसको पेन स्लिप से भरूंगा, फिर वो ऐसा घुमा फिरा सब दुनिया भर का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो जाने दो ना, तू डायरेक्टली भर दे, अच्छी बात। ये ले मेरा NEFT का डिटेल्स देता हूँ तुझे, तो बैंक का वो IFSC कोड वाला रहता है वो सब दे दिया। तो जो श्रेयांस है उसने मस्त से खुद के बैंक अकाउंट में लॉगिन किया और फटाफट NEFT से ट्रांसफर कर दिया 1,23,200। तो ये किसको पता चला रहेगा? पहले ऑब्वियसली पहले श्रेयांस को पता चला रहेगा, फिर किसको पता चला रहेगा? श्रेयांस के बैंक मैनेजर को पता चल गया रहेगा, फिर किसको पता चल गया रहेगा? फिर हमारे बैंक मैनेजर को पता चल गया रहेगा, क्योंकि उसको पहले पैसा आ गया फट से, अरे यार ये पंकज के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया 1,23,200 रुपीज़। तो पासबुक में एंट्री कर देगा 1,23,200 रुपीज़ का, क्योंकि उसको दिख रहा है, RBI के क्लियरिंग हाउस ने उसको बोल दिया कि NEFT का पैसा आ चुका है 1,23,200। तो पासबुक में एंट्री आ गया मुझसे 1,23,200, और उसने शायद अपने को बैंक एडवाइस भेज दिया, नहीं तो अपने को SMS अलर्ट भेज दिया कि आपके अकाउंट में श्रेयांस नाम के आपके कस्टमर ने 1,23,200 रुपीज़ का NEFT से पैसा ट्रांसफर किया हुआ है। फिर अभी अपनी जिम्मेदारी है, मतलब किसकी? पंकज के कैशबुक मेंटेन करने वाला अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि उसने भी कैशबुक में एंट्री करना चाहिए। तो उसने कैशबुक खोला और एंट्री करने को बैठा, उसने एडवाइस देखा और उसको फटाफट से लिखने को जा रहा था। डिपॉजिट का एंट्री करने के टाइम शायद उसने 1 0 खा लिया, 1,23,200 के जगह पे उसने सिर्फ 12,320 लिख दिया। मतलब ये एंट्री पासबुक में आया है क्या? हाँ। ये एंट्री कैशबुक में आया है क्या? हाँ। सर दोनों में एंट्री आ गया तो BRS में आने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँगा नहीं, जरा रुको, वहाँ पे एंट्री आया कितने का? 1,23,200 का। यहाँ पे एंट्री आया कितने का? 12,320 का। इसका मतलब सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट अमाउंट्स आ चुका है। सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, पहले पासबुक में डिपॉजिट का एंट्री आ गया है,
पासबुक में रिसीट डिपॉजिट में श्रेयांश का नाम लिख दूंगा 1,23,200। फिर कैश बुक में आ जाऊंगा, वहां पे भी श्रेयांश का नाम लिखूंगा 12,320। सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट अमाउंट, विच एवर इज मिनिमम डिडक्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इसका मतलब करना पड़ेगा 12,320 छोटी अमाउंट है, यहाँ से भी माइनस कर दी, वहाँ से भी माइनस कर दी, तो यहाँ पे कितना बच गया? नील, मतलब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना बच गया? 1,10,880, मतलब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सर लॉजिक बताओ ना। चलो लॉजिक, श्रेयांश ने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, उसने पैसा डिपॉजिट किया, मतलब अगर हमारा बैंक में सचमुच में ओवरड्राफ्ट रहेगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? बैंक में पैसा नहीं है तो भी हमने ज़्यादा विड्रॉ करके रखा हुआ है, ऐसा हो चुका था, फिर भी अभी श्रेयांश ने वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारा जो लायबिलिटी है, बैंक मैनेजर बोलेगा अरे आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आपके अकाउंट में से आपने पहले ज़्यादा पैसा निकाल के रखा था, लेकिन अभी पैसा आ चुका है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? बैंक मैनेजर बोल रहा है। बैंक मैनेजर बोल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, आपका ओवरड्राफ्ट घट गया है क्योंकि आपका पैसा मिल चुका है। और हम बोल रहे हैं नहीं सर हमारा पैसा मिल गया है लेकिन कम मिला है, 12,320 मिला है, मतलब हमारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट कम हुआ क्या? हाँ। बैंक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कम हुआ क्या? हाँ। लेकिन बैंक के हिसाब से कितने से कम हुआ? 1,23,200 रुपीज़ से कम हुआ, और हमारे हिसाब से कितने से कम हुआ? सिर्फ 12,320 से कम हुआ। मैं बोलूँगा अरे इतना सा नहीं, तुमने ज़्यादा कम करना चाहिए था। और कितना कम करने का बाकी है तुम्हारा? 1,10,880। तो ये तुम यहाँ पे 1,10,880 माइनस करने वाले हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1,000। स्टार मार्क करने की बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है, मस्त पॉइंट है। रिसीट साइड ऑफ पासबुक, देखो भैया कैश बुक में मत जाना, पासबुक में चले जाना, भैया बहना दोनों लोग। रिसीट साइड ऑफ पासबुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1,000, तो मुझे बोलना पड़ेगा पासबुक में जाऊंगा, वहाँ पे भी रिसीट साइड में जाऊंगा, रिसीट साइड में जाऊंगा, पासबुक में रिसीट साइड इधर आ गया, उधर जाके बोलूंगा अंडर कास्ट। अमाउंट कितना अंडर कास्टिंग का? उन्होंने बोल कर रखा अंडर कास्ट बाय ₹1,000, तो यहाँ पे आके लिखूंगा अंडर कास्ट बाय ₹1,000। मिला क्या सबको? अंडर कास्ट बाय ₹1,000। अभी क्या बोला है? अंडर कास्ट, मतलब जितना टोटलिंग होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही टोटलिंग हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। सो जितना टोटलिंग होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही टोटलिंग हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर कास्टिंग। लेकिन जितना टोटलिंग होना चाहिए उससे ज्यादा टोटलिंग हुआ रहेगा, फिर हम बोलेंगे ओवर कास्टिंग। और जितना टोटलिंग होना चाहिए उससे कम टोटलिंग हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे अंडर कास्टिंग। सो अंडर कास्टिंग मतलब मैं यहां पे लिखूंगा अंडर कास्ट और डाउनवर्ड एरो करूंगा। पिछले प्रॉब्लम में ओवर कास्टिंग था, इसके लिए मैं वहां पे अपवर्ड एरो किया था, अब अंडर कास्टिंग है, इसके लिए मैं डाउनवर्ड एरो करने वाला हूं। सो अंडर कास्टिंग कितना हो गया आपका? 1,000 रुपीज का हो गया। सर वो अपवर्ड एरो डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है? अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको वो भी टेक्निक सिखा के रखा था। अपवर्ड एरो मतलब इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, ऐड करना है कि लेस करना है, वो देखने के लिए हमको ऊपर देखने का बात कर रहा था अपवर्ड एरो। वैसे अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंडर कास्टिंग है, इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको बीआरएस में ऐड करने का है कि लेस करने का है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डाउनवर्ड एरो करना पड़ेगा। मतलब ऊपर जो साइन दिया है, वो साइन को फॉलो मत करो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या है तुम्हारा? अभी फिर प्लस साइड जाना पड़ेगा। मतलब ये 1,000 रुपया भले ही मैंने माइनस साइड लिखा रहेगा, तो मेरा डाउनवर्ड एरो है। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल हैव टू बी नॉट डिडक्टेड नाउ, इट विल हैव टू बी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिडक्शन, मतलब करना पड़ेगा मुझे ऐड। ओवरकास्टिंग मतलब अपवर्ड एरो, तो जो साइड में रहेगा वही करना पड़ता है। और अंडरकास्टिंग मतलब डाउनवर्ड एरो, तो जो साइड में रहेगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट करना पड़ता है। इसलिए माइनस साइड में आया और अंडरकास्टिंग है, मतलब मुझे करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा 1,000। सर ये टेक्निक समझ में आया? अब लॉजिक की बात। चलो पासबुक क्या बोलते हैं? रिसीट साइड अंडरकास्ट है, मतलब पासबुक में भी सपोज ओवरड्राफ्ट रहेगा, तो बोलेगा कि रिसीट साइड कम पड़ रहा है आपका। रिसीट कम पड़ रहा है मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, ऐसा कौन बोल रहा है? पासबुक क्या बोल रहा है? आपका रिसीट कम पड़ता है, ओवरड्राफ्ट में रिसीट कम पड़ेगा तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है, तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट ज्यादा वाला है। और कैशबुक में तो गड़बड़ नहीं हुई है, मतलब कैशबुक का ओवरड्राफ्ट नॉर्मल है, तो कैशबुक का ओवरड्राफ्ट क्या है? कम है, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा है। हम कहाँ पे है? कैशबुक में। कहाँ पे जाना है? पासबुक में। पासबुक क्या बोलते हैं? रिसीट साइड हल्का है, 1,000 से हल्का है, 1,000 से छोटा है, मतलब आपका रिसीट्स कम है, आपका पेमेंट ज्यादा है, आपका ओवरड्राफ्ट ज्यादा है। ऐसा कौन बोलता है? पासबुक।
तो कैश बुक क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, मैं कैश बुक में हूँ, मुझे पासबुक को मिलने को जाने का है, तो मुझे अभी अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा के उसको जाके मिलना पड़ेगा, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। लॉजिक भी समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सब लोग, वेरी नाइस। चलो जी, अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओवरकास्टिंग मतलब अपवर्ड एरो, अंडरकास्टिंग मतलब डाउनवर्ड एरो। डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ₹12,500 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हमने बैंक को बोल कर रखा था कि बाबा सो एंड सो कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका डिविडेंड कलेक्ट कर लो, ऐसा हमने बैंक को ऑलरेडी बोल के रखा था। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो पता किसको चला, पहले बैंक को पता चला, तो एंट्री पहले कौन करेगा, बैंक पहले पता एंट्री करेगी और बाद में अपने को एडवाइस भेजेगी, फिर एडवाइस देख के अपना अकाउंटेंट एंट्री करेगा। तो लगता है अभी तक उनका एडवाइस आया हुआ नहीं है, इसके लिए एंट्री सिर्फ किसने किया है, एंट्री इज डन ओनली बाय पासबुक, नॉट डन बाय कैश बुक। और पासबुक में कौन सा एंट्री हो गया, डिविडेंड कलेक्टेड, मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसा आया रहेगा। सो डिविडेंड कलेक्टेड मतलब यहाँ पे आ गया डिविडेंड कलेक्टेड मतलब रिसीट डिपॉजिट 12,500 यहाँ पे आ गया। कैश बुक में एंट्री है ही नहीं, सो नो प्रॉब्लम। क्या करना पड़ेगा, ऐड के लेस। सर अभी अपवर्ड एरो भी नहीं है, डाउनवर्ड एरो भी नहीं है, मतलब जो साइड है वैसा करना पड़ेगा, तो इधर माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करने का लॉजिक बताओ। चलो जी फटाफट से देखेंगे। कैश बुक को पता ही नहीं चला कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैश बुक बोल रहा है मेरा इतना ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक बोलता है नहीं आपके बैंक अकाउंट में हमने डिविडेंड कलेक्ट करके डिपॉजिट कर दिया है। डिपॉजिट क्या मतलब आपका पैसा आ चुका है, पैसा आ चुका है इसका मतलब आपका ओवरड्राफ्ट कम हो चुका है। तो पासबुक बोलता है ओवरड्राफ्ट नीचे है, और कैश बुक बोलता है अभी तक ओवरड्राफ्ट नीचे नहीं है। तो कैश बुक बोलता है ज़्यादा ओवरड्राफ्ट, पासबुक बोलता है छोटा ओवरड्राफ्ट, हल्का ओवरड्राफ्ट, कम ओवरड्राफ्ट। तो ज़्यादा से कम के पास जाने का है, मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे कितना रुपीज़, 12,500। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अब फटाफट से यहाँ पे लिख दो। पहला पॉइंट कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने डिपॉजिट तो किए थे 36,000 रुपये के चेक, याद है, 3 अलग अलग चेक थे, और उसमें से 11,360 कलेक्ट हो गया था। तो बराबर डिफरेंस विच एवर इज मिनिमम डिडक्ट फ्रॉम बोथ द सेट्स करके बच गया था कितना, 24,640, वो ऐड कर दिया। बाद में चेकबुक चार्जेस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेकबुक चार्जेस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 250 एंड SMS अलर्ट चार्जेस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 170। ये जो अपने को ऐड करने के थे, ये 24,640 वो वाला ऐड करके हो गया। बाद में कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। फिर 250 एंड 170 चेकबुक चार्जेस एंड SMS अलर्ट चार्जेस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक ले लिया। सर अभी ऐड का सब खत्म हो गया, देखो यहाँ पे 24,640 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो हो गया ना। तो बोलूँगा हाँ लेकिन और एक चीज़ बाकी है, कौन सी वाली, अंडर कास्टिंग का डाउनवर्ड एरो है, मतलब माइनस साइन में लिखने के बावजूद उसको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने को जाऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा पासबुक रिसीट साइड अंडर कास्ट ₹1,000। फिर इन चारों का टोटलिंग करके आउटर कॉलम में जाऊँगा। मेरा टोटलिंग आप कॉपी करने वाले नहीं हो, खुद का टोटलिंग खुद करने का है, तो आंसर आएगा 26,060। 32,490 में 26,060 ऐड किया तो हो गया कितना, 58,550। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, माइनस करने का। अभी कौन कौन माइनस करने का, ये तो ओवरड्राफ्ट हमने खुद ही लिख के रखा है। 93,000 रुपीज़ का चेक अपने को माइनस करने का है, और क्या माइनस करने का, ये नील है। बाद में 1,10,880 माइनस करने का, और 12,500 माइनस करने का। 1000 को तो हमने ऐड किया हुआ है। चलो फिर लिखूंगा चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। डिपॉजिटेड रहेगा तो क्या यूज करने का, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, और इशूड रहेगा तो क्या बोलने का, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, फिर बाद में कौन आएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय NEFT मेड बाय श्रेयांश बट लेसर अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो उसका डिफरेंस ले लिया 1,10,880। एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक 12,500। इसका सबका टोटलिंग आउटर कॉलम में लेके गया। टोटलिंग कॉपी करने का नहीं, खुद ब खुद कर दीजिए। आपका आंसर आएगा 2,16,380। ये 2,16,380 अब मुझे माइनस करने का किसमें से, 58,550 में से। सर ये डेंजरस बात है, ऐसा कैसे करने का। तो क्या करेंगे आप लोग, 2,16,380 में से 58,550 माइनस करोगे। लेकिन सर फिर वो जो आंसर आएगा ना वो निगेटिव रहेगा। मैं बोलूँगा हाँ, तो सर निगेटिव आंसर मतलब ओवरड्राफ्ट। मैं बोलूँगा लेकिन मेरे बच्चे ज़रा ठीक से देखना, हम लोग बैलेंस से स्टार्ट करके निगेटिव नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम लोग ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करके निगेटिव बन रहे हैं। आई रिपीट, हमारा जो पहला लाइन था, पहला लाइन क्या था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं था, हमारा पहला लाइन था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मतलब ये जो शुरुआत में था, जो पॉजिटिव अमाउंट हमने लिख के रखा था, वो शुरुआत का पॉजिटिव अमाउंट खुद कौन था, ओवरड्राफ्ट था। और अभी हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है, निगेटिव आंसर आ रहा है 157,830। तो पॉजिटिव मतलब अगर ओवरड्राफ्ट है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकली पॉजिटिव, मैथमेटिकली जिसको हमने माइनस साइन डाला हुआ नहीं है उसका नाम अगर हमने ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो जिसका मैथमेटिकल माइनस साइन आ रहा है उसको अपने को नाम क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस बोलना पड़ेगा। बैलेंस से स्टार्ट करूंगा, सुनिए ठीक से, बैलेंस से स्टार्ट करूंगा और निगेटिव आंसर आएगा तो बोलूंगा ओवरड्राफ्ट बन चुका है। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करूंगा और निगेटिव आंसर आएगा, मैं बोलूंगा फिर अभी बैलेंस बन चुका है।
If I start from balance and the final answer comes to be negative, then I'll call it as overdraft. If I'll start from overdraft and final answer comes to be negative, then I'll call it as balance. अब एक छोटा सा वर्किंग करके रखता हूँ, देखो स्टार्ट कहाँ से किया, इसको थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ, आपको जल्दी समझेगा फिर कि सर ने रूल बना के दिया था अपने को। कलर कौन सा यूज करूँ रे, ये वाला यूज करता हूँ, अच्छा लगेगा तुमको। स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ पे हो रहा है, तो उसका नाम क्या रखने का। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैलेंस और एंडिंग आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो नाम क्या देना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ओवरड्राफ्ट से कर रहे हो, एंडिंग आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो नाम क्या देना पड़ेगा, बैलेंस। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, बैलेंस, एंडिंग आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मैं बोलूँगा फिर उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, फिर से बार बैलेंस ही रखना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ओवरड्राफ्ट, एंडिंग आंसर कैसे आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो उसका नाम फिर से बार ओवरड्राफ्ट ही रखना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नाम से स्टार्ट किया था वही नाम आगे कंटिन्यू होगा, अगर प्लस माइनस करने के बाद बचा हुआ आंसर फिर से एक बार पॉजिटिव ही आएगा। सो नाम क्या था, बैलेंस, और मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था, बैलेंस से, और बाद में फाइनली जो आंसर आया वो पॉजिटिव आंसर आया, तो समझ जाने कि इसका मतलब उसका भी नाम क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस ही रखना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से किया था, ओवरड्राफ्ट से, और प्लस माइनस करने का जो आंसर आया फिर से बार पॉजिटिव ही आंसर आ गया, मैं बोलूँगा फिर जो आंसर आएगा उसका नाम फिर से बार क्या रखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्ट किया बैलेंस से और आंसर आया निगेटिव, स्टार्ट किया बैलेंस से कल का प्रॉब्लम और आंसर आया निगेटिव, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट। स्टार्ट किया ओवरड्राफ्ट से आज का प्रॉब्लम और बैलेंस आया निगेटिव, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस। समझा सबको, क्लियर ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बाबा लोग, इसको भूलना मत। ओके चलो देन, तो उसके हिसाब से मैंने नाम रख दिया उसका, अभी ओवरड्राफ्ट नहीं, अभी नाम क्या रख दिया, बैलेंस रख दिया है। लेकिन शुरुआत कहाँ से की थी मैंने, शुरुआत की थी कैश बुक में से, इसके लिए भी नाम क्या रखूंगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज द बेसिक थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। सब कुछ समझा क्या, थोड़ा सा अटपटा प्रॉब्लम है, ये जो रूल्स है बराबर से लिख के रखना बच्चा लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है ये। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके चलो देन, कल के लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ अटपटा प्रॉब्लम लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।